Hello everyone, I again welcome you in the discussion of the topic crop nutrition. अब बात करें मिनरल न्यूट्रिशन की। तो टॉपिक था हमारा क्रॉप न्यूट्रिशन और हम स्टार्ट कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन से। इसका मतलब दो अलग अलग टर्म हुई। क्रॉप न्यूट्रिशन के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स एक भाग है। क्रॉप न्यूट्रिशन बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अंदर ये मिनरल न्यूट्रिएंट, उनका टाइम ऑफ एप्लीकेशन, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, जब वो सारी प्रक्रियाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? क्रॉप न्यूट्रिशन कहलाता है। तो हम प्लांट न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट न्यूट्रिशन क्या रहेगा? प्लांट न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमने अप्लाई किया, वो एब्जॉर्ब हुआ, ट्रांसलोकेट हुआ, प्लांट के अंदर एसिमिलेशन हुआ, जिससे कि वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर सके, उसे क्या कहते हैं? मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो 17 एसेंशियल एलिमेंट हैं, जिनमें से कुछ मैक्रो हैं और कुछ माइक्रो हैं। अब इनके साथ साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो एसेंशियल तो नहीं है, यानी जिनके बिना पौधा अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर सकता है पर उनका बेनिफिट बहुत होता है। वह ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पस या बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं। इनको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? बेनिफिशियल एलिमेंट्स इनको बोल सकते हैं। तो बेनिफिशियल एलिमेंट्स जैसे सोडियम। सोडियम कहाँ मिलता है? जो हेलोफाइट्स होते हैं, जो साल्ट से अफेक्टेड जो सोयल होती है, वहाँ जो पौधे होते हैं उनके अंदर सोडियम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो वाटर के मूवमेंट में वो हेल्प करता है। तो आप ये कह सकते हो सोडियम जो हेलोफाइट्स हैं उनको ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। उसके बाद कोबाल्ट है। कोबाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है एंजाइम एक्टिवेशन में। जहाँ जैसे कि लेग्यूम्स क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनको प्रमोट करता है। सिलिकॉन है, वेडेनियम है। वेडेनियम का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जो एल्गल होती है, विल्यूग्रेन एल्गी, उनके अंदर वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और उसके बाद जो हमारी सिलिकॉन है वो राइस क्रॉप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। राइस क्रॉप में ये जो ड्रोट टॉलरेंस होती है, स्ट्रेस टॉलरेंस, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। इनमें से 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मिनरल नहीं है: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो बाकी रेस्ट हैं उन्हें जो पौधा होता है वो मिनरल्स के रूप में ज़मीन के अंदर से लेता है, इसलिए इनको मिनरल्स कहते हैं, सोयल से लेता है। और जो जो मिनरल्स एलिमेंट्स होते हैं उनको पौधा आयनिक फॉर्म में या सम एक्सटेंट में नॉन आयनिक फॉर्म में भी ग्रहण कर सकता है। उसके बाद आती है आयनिक और नॉन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म वो जो जब हम अप्लाई करेंगे किसी न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल को, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। तो आयनिक फॉर्म, नॉन आयनिक फॉर्म में जैसे यूरिया है, न्यूक्लिक एसिड है, फाइटीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, FeSO4 विद इडेटा, मैग्नीज सल्फेट विद इडेटा, जिंक सल्फेट विद इडेटा और कॉपर सल्फेट विद इडेटा। इस इडेटा का मतलब क्या होता है? इडेटा क्या होता है? किसी चीज़ का बायो एक्यूमुलेशन में हेल्प करता है। यानी जब इनको मिक्स कर देते हैं तो फास्फोरस की, जिंक की, कॉपर की, मैग्नीज की, आयरन की, फास्फोरस की बायो एक्टिविटी को बढ़ा देता है। उनको एंजाइम्स के थ्रू उनको ईजिली अवेलेबल कराने की कोशिश करता है, इसलिए इनको नॉन आयनिक फॉर्म में कहते हैं। और बाकी जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमें आयनिक फॉर्म में पौधे ग्रहण करते हैं। तो ई डेटा का मतलब है कि बायो एक्टिवेशन होता है। और बायो एक्टिवेशन जिनका नहीं होता वो क्या होती है? आयनिक फॉर्म्स होती हैं, जिसमें प्लस और माइनस के निशान लगे होते हैं आपके पावर के रूप में। तो कैटायन और एनायन के रूप में पौधा ग्रहण करता है। अब एसेंशियल एलिमेंट्स जिनको पढ़ा हमने, डिस्कस किया, वो 17 हैं। 17 में से 3 ऐसे हैं जो प्लांट को हवा से या पानी से मिल जाते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद 17 में से 3 गए तो 14 हमारे पास रिमेनिंग रहेंगे। 14 में से 6 मैक्रो हैं और 8 माइक्रो हैं। मैक्रो में भी 2 हिस्से बढ़ जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के बजाय कम मात्रा में पौधा ग्रहण करता है, लेकिन इनकी डेफिशिएंसी के सिम्टम प्लांट क्लियरली बहुत जल्दी विजिबल कर देता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, आयरन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, जो ppm में बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत पड़ती है, पर इनकी माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है तो ये बहुत थोड़ी सी डेफिशिएंसी होती है अपने सिम्टम
ये शो कर देते हैं। थोड़ी सी अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो ये टॉक्सिसिटी शो करते हैं। उसके बाद होगा कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं एसेंशियल, इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो इनको हम कई तरह से कर सकते हैं कि उनकी मोबिलिटी सोइल और प्लांट में कैसी है, केमिकल नेचर कैसी है, और प्लांट के अंदर उनके फंक्शंस क्या क्या है। तो पहले हम पढ़ते हैं अमाउंट। तो अमाउंट के आधार पे अगर हम डिस्कस करें कि क्वांटिटी के जो न्यूट्रेंट की क्वांटिटी है वो पौधे को कितनी ज़रूरत पड़ती है, तो बेसिक न्यूट्रेंट्स, मैक्रो न्यूट्रेंट्स और माइक्रो न्यूट्रेंट्स। बेसिक न्यूट्रेंट्स वो होते हैं जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, जिनके बिना प्लांट जिंदा ही नहीं रह सकता। जो टोटल ड्राई मैटर होता है उसका 95-96% केवल ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन से थे बेसिक? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनको हमें अलग से सप्लाई करने की जरूरत नहीं रहती, वो एयर से या वाटर से पौधा ग्रहण कर लेता है। तो जो टोटल ड्राई मैटर अगर मान लो किसी से क्रॉप का 12 टन है पर हेक्टेयर, तो लगभग 11 टन जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन है, 0.7 टन हाइड्रोजन है, और बाकी जितने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बच गए वो सारे जाके 1.1 और 0.2% में रहते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बेसिक हैं, इनकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उनमें से NPK जो है उनको हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हैं उनको हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्योंकि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सप्लाई तो सोइल से हो जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा उनके बहुत सारे हिस्से N और P के फर्टिलाइजर में हमें मिल जाते हैं। दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायरमेंट होती है इनकी, जिनको आप ppm में भी रिक्वायरमेंट कह सकते हो इनकी। और जब बहुत थोड़ी मात्रा में है इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये बहुत माइन्यूट है। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि स्लाइटली डेफिशिएंसी और एक्सेस दोनों हो जाए तो दोनों ही प्लांट के लिए हानिकारक है। अब बात आती है कि जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए उनके आधार पर भी क्या हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? हाँ, उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो 4 तरह से वर्गीकरण करेंगे: बेसिक, एनर्जी, चार्ज बैलेंस और एंजाइम एक्टिविटी। तो पहला है बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि बेसिक एलिमेंट वो बेसिक एलिमेंट जो प्लांट को बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, उसके बिना प्लांट जिंदा ही नहीं रह सकता। तो वो क्या होते हैं? बेसिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। दूसरा है एनर्जी यूज, जो एनर्जी के स्टोरेज, एनर्जी के ट्रांसफर, एनर्जी की बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ये जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उनको मोर एक्टिव और उनकी जो एफिशिएंसी लिविंग टिश्यू भी उनके लिए वाइटल इंपॉर्टेंस है इनकी। फिर है चार्ज बैलेंस, जो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग की, फोटोसिंथेसिस अप और डाउन करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। वो है कैल्शियम, पोटासियम और मैग्नीशियम। तो इनको आप क्या कह सकते हो कि ये रेगुलेटर और कैरियर्स का काम करते हैं कि जो प्रोसेस होगी उसको कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे उसकी एफिशिएंसी को इन्हांस किया जाए। उसके बाद है जो एंजाइम्स, इनमें से लगभग जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ये क्या करते हैं? एंजाइम एक्टिवेशन का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम में हेल्प करते हैं। आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है। तो ये कैटलिस्ट का और एक्टिवेटर का काम करते हैं। ये वो क्या जो चार्ज बैलेंस वाले क्या थे? रेगुलेटर्स का काम करते थे, कैरियर्स का काम करते थे। ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, एक्टिवेटर्स का काम करते हैं, क्योंकि किसी तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो वो क्या करते हैं? जो रोल प्ले करते हैं एलिमेंट्स, उनको क्या बोलते हैं? हम एंजाइम एक्टिविटी के न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। उसके बाद आए मोबिलिटी इन सोइल। जब हम सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में डालते हैं तो कुछ हम फोलियर एप्लीकेशन भी करते हैं, वरना मोस्टली क्या करते हैं? हम सोइल में अप्लाई करते हैं। तो क्या सारे के सारे इजीली मिल जाते हैं पौधे को? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, जब हम सोइल में प्लेस करते हैं तो उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है, बहुत तेज़ होती है, या मोबिलिटी होती नहीं। तो 3 तरह से ये इनकी जो मोबिलिटी होती है वो गवर्न होती है। पहले मोबाइल, दूसरे लेस मोबाइल और तीसरे इमोबाइल। मोबाइल वो होते हैं जो हाईली सोल्यूबल है, यानी डाल दिया, पानी के साथ घुल के
और दे आर नॉट एब्जॉर्ब ऑन क्ले पार्टिकल्स, वो क्ले पार्टिकल पे एब्जॉर्ब नहीं होते और प्लांट उनको इजीली ले सकता है क्योंकि वो सोयल सॉल्यूशन में रहते हैं। NO3, SO, BO3, क्लोरीन, मैंगनीज, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको पौधा आसानी से ले सकता है क्योंकि ये हाईली सोल्यूबल है। सेकेंड क्लास आती है वो लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स, ये भी सोल्यूबल होते हैं पर ये क्ले कॉम्प्लेक्स पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी जब पानी के साथ गए तो क्ले पार्टिकल्स का कैपिलरी ट्यूब्स में होते हैं तो उनके साथ भी ये बाइंड हो जाते हैं। तो बाइंड होंगे तो फ्री मूव नहीं करेंगे, जब फ्री मूव नहीं करेंगे तो उसका मतलब उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। अमोनिया, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर इसके एग्जाम्पल है। इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स, वो इमोबाइल का मतलब जो जाते ही नहीं, जैसे डाल दिया रिएक्ट कर जाते हैं और फिक्स हो जाते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। दे गेट फिक्स इन द सोयल, H2PO4, HPO4 और जिंक। यानी हम कहते हैं ना DAP को जमीन के नीचे डालना चाहिए और उसके ऊपर सीड की सोइंग करनी चाहिए क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। अगर आप ऊपर डाल दोगे तो और नीचे सोइंग करोगे तो ऊपर ही फिक्स हो जाएगा, जड़ें नीचे जाएंगे, वो ले ही नहीं पाएगा। तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण सीड से नीचे प्लेस करते हैं हम इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स को। फिर है मोबिलिटी इन प्लांट्स, क्या प्लांट्स के अंदर भी जैसे सोइल के अंदर बिहेव करते हैं वैसा बिहेवियर होता है? हाँ, डेफिनेटली होता है और सेम उसी चीज़ का वैसे ही होते हैं हाईली मोबाइल NPK। नीचे के देखो आप, नीचे के जो पत्ते हैं इस पिक्चर में, लीफ में जहाँ लीफ का अरेंजमेंट है इसमें सारी डेफिशिएंसी नीचे दिख रही है NPK, ये N की होगी, P की होगी, ये K की होगी। तो ये डेफिशिएंसी नीचे से है, जैसे ही पौधे को आवश्यकता होगी ये नीचे से मूव करेगा ऊपर के पत्तियों के लिए ताकि प्लांट ग्रो कर सके। तो हाईली मोबाइल है, नीचे से एब्जॉर्ब किया और ऊपर तक इजीली अवेलेबल करा देता है जब रिक्वायरमेंट होती है, जब डेफिशिएंसी होती है। तो सबसे पहले NPK की डेफिशिएंसी लोअर लीव्स पे दिखती है कि लोअर लीव्स पे दिखती है ताकि पता चल सके कि ऊपर डेफिशिएंसी है और वो मूव कर सके। जिंक मॉडरेटली मोबाइल, मॉडरेट है, हो भी सकता है थोड़ा मूव कम होता है, तो इसलिए प्लांट के बीच में के पत्तियां होती हैं इनके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी आपको मिलेगी। लेस मोबाइल, अब पौधे को ग्रोथ कहाँ करनी है? ऊपर की तरफ करनी है, जहाँ नई ब्रांच, नई टहनियाँ, नए पत्ते, नए फूल और जहाँ अब फ्रूटिंग बनेगी, तो वो आयरन, सल्फर, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये क्या लेस मोबाइल है, नीचे से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। तो आप इनकी डेफिशिएंसी देखोगे ये पूरा पोर्शन इनका है, जहाँ ग्रोइंग पोर्शन होता है, जहाँ मेन ब्रांचिंग के चांसेस होते हैं, तो इनकी डेफिशिएंसी जो ऊपर की का पोर्शन छोड़ के और बीच के जो पत्ता होता है या बीच की टहनी होता है उसके बीच में दिखाई देगा। और उसके बाद है कैल्शियम और बोरोन, हाईली मोबाइल। तो आपने देखा होगा जो फल लगते हैं उनका फटना वो टिप पे होता है आखिर में, तो उनकी डेफिशिएंसी इनकी टिप पे दिखाई देगी। तो क्योंकि ये मोबाइल है ही नहीं, ये जहाँ फ्रूटिंग बॉडी लगेगी, जहाँ आखिरी का ग्रोइंग पॉइंट होगा वहाँ इनकी डेफिशिएंसी दिखेगी, क्योंकि प्लांट के ऊपर से ये नीचे से ऊपर मूव नहीं कर सकते। फिर है फोर्थ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के आधार पे आप देखोगे तो इनको मेटल, नॉन मेटल में कह दो, आप कैटायन, एनायन में कह दो। तो कैटायंस वो होती हैं जो डिसोसिएट होने के बाद पॉजिटिव आयंस प्रदान करती हैं, एनायंस वो होती है जो नेगेटिव आयन प्रदान करती हैं। उसी प्रकार से वो मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंशिएशन होता है मिनरल्स के अंदर। उसके बाद आती है फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू द प्लांट्स। क्या जो फैक्टर हमने बात किए उनकी अवेलेबिलिटी का एक्सटर्नल फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। हम पढ़ते हैं कि सोइंग टाइम होगा, सोइल होगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी, सीड रेट होगा, सीड का टाइमिंग होगा, इम्प्लीमेंट होगा, हर चीज़ का क्रॉप के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो न्यूट्रिएंट का जो अवेलेबिलिटी उस पर क्यों नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। तो पहला है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेट की, तो मैनी एलिमेंट्स हैं जो फेवर करते हैं, जिनका जो एब्जॉर्प्शन है वो ऑक्सीडाइज स्टेट में होता है। जैसे आयरन एंड मैग्नीशियम मोर अवेलेबल इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। ऑक्सीडाइजेशन, जो ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर क्या होती है कि दोनों प्रक्रियाएं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या करती हैं? न्यूट्रिएंट के अपटेक को बहुत इम्पैक्ट करती है। कैसे करेंगी? उनकी मोबिलिटी को रिड्यूस कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती हैं और न्यूट्रिएंट की सोल्युबिलिटी को और उनकी केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है।
जब ये चेंज कर सकती हैं कि उसकी मोबिलिटी चेंज हो जाएगी, न्यूट्रन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने से किसी भी न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन और नॉन एब्जॉर्प्शन यानी रिडक्शन में उसके एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में कमी या ज़्यादा हो सकती है। जैसे रिड्यूस कंडीशन में बात करें, आयरन और मैग्नीशियम बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि आयरन और मैग्नीशियम हम बात करते हैं ना, आयरन की बहुत बारीक मात्रा में चाहिए, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट तो है नहीं है, ये तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में है। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अत्यधिक कमी होना या उसका अत्यधिक बढ़ना, दोनों ही टॉक्सिसिटी होते हैं। तो रिड्यूस कंडीशंस में इन एलिमेंट्स की फेवर तो होती है, पर ये टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा मिल जाएगा, जिसकी कंसंट्रेशन थोड़ी है तो प्लांट उसको थोड़ा एब्जॉर्व कर पाएगा, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से फिक्स हो जाएगा। अबंडेंस है किसी एक एलिमेंट की तो वो इजीली प्लांट ले सकता है। मॉइस्चर कंटेंट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सोल्यूबल, अनसोल्यूबल, फिक्स्ड, यानी जिस पर मोबाइल, लेस मोबाइल, इमोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं। तो मॉइस्चर होना ज़मीन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि जितना उसमें सोल्यूबल फॉर्म होगा वो प्लांट उसको आसानी से ले सकता है, और जितना मॉइस्चर कम होगा तो वो सोयल पार्टिकल के साथ फिक्स हो जाएगा और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करेगा यानी घटाएगा। तो जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का रूट सरफेस से जाइलम वेसल के थ्रू साइट ऑफ एक्शन पर ले जाने के लिए। एरिएशन, हम सबको पता है कि राइस को छोड़ दो बाकी सबको तो एरिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर एरिएशन सही रहेगा तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर इसके जगह एनारोबिक कंडीशन डेवलप होंगी तो प्लांट के रूट रेस्पायर नहीं कर पाएंगी और उस नीचे से नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स वो ले पाएंगी। टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर चाहे वो पौधे के ऊपर का हो चाहे जड़ों के आसपास का हो, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ेगा, लेकिन वो एक जगह ऐसे आएगी जहाँ टेम्परेचर, जिसको हम कार्डिनल टेम्परेचर बोलते हैं, पौधा उसके बाद टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता, तो कोई ना कोई वो अडेप्टिव मैकेनिज्म अपनाएगा, लीफ की फोल्डिंग करेगा, रोलिंग करेगा, हो सकता है विल्टिंग भी हो जाए। तो इसका मतलब उस स्टोमेटा के जो नंबर है वो डिक्रीज करेगा, स्टोमेटा के नंबर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाएगा, ट्रांसपिरेशन नहीं करेगा तो वो एंजाइम्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो जड़ों के पास बहुत गर्मी पड़ी तो जो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है जड़ों के पास वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है वो घट जाएगी। अगर अच्छा टेम्परेचर है और पौधे के फेवरेबल कंडीशंस में क्रिटिकल लिमिट के अंदर है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मिनरलाइजेशन को बढ़ाएंगे और न्यूट्रिएंट का अपटेक बढ़ जाएगा। फिर है सोयल पीएच, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट पीएच जो होती है वो 7.5 के आसपास होती है, लेकिन जैसे हम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की बात करें जिस 7.5 के आसपास सभी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन और एसिमिलेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 6 से 8 यानी एसिडिक से एल्कलाइन की तरफ बढ़ते हैं, तब इसका एब्जॉर्प्शन इस रेंज में हो सकता है। अगर हम पी की बात करें 6 से 7.5 यानी ये भी एल्कलाइन मीडियम हो, एसिडिक मीडियम हो, तो अच्छे से इसका एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन हो सकता है। फास्फोरस पोटास की बात करें तो ये 7.5 से 8 तक एल्कलाइन, 8.5 तक एल्कलाइन जो कंडीशन होती हैं उसके अंदर वो आसानी से एब्जॉर्प्शन कर सकता है। तबीयत ठीक है पर क्यों आराम नहीं, मौसम खुशनुमा है पर फिजा में जान नहीं, ये कैसी बेचैनी घेर रही है मुझे आजकल, मैं चैन से हूँ फिर भी चैन नहीं, कोई आह निकलती है बस ये पता है, पर ये आग जलती कहाँ है पता नहीं। Stay tuned with us for the next topic related to the crop nutrition. Thank you.